हेलो क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा टॉपिक है विजनरी लीडरशिप। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कि आपके बोर्ड किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस किस टाइप के डायरेक्टर्स काम करेंगे, उनकी क्वांटिटी या उनकी संख्या कितनी होगी, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 की एक सेक्शन है 149। उसमें बताया गया है कि ये आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कम से कम 3 और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी एक कंपनी और होती है जिसको 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। ए कंपनी हैविंग 1 शेयर होल्डर इज नोन एज 1 पर्सन कंपनी। इसको एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही सारे राइट्स होते हैं, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है कि कम से कम एक डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए 1 पर्सन कंपनी के अंदर। तो ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके अलावा कोई भी कंपनी मैक्सिमम 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर उनको लगता है कि ये संख्या ज्यादा होनी चाहिए तो वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इवन आपकी जो 1 पर्सन कंपनी है उसके अंदर भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स है वो 15 हो सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग एक रेजोल्यूशन भी पास किया जा सकता है कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बेटा आगे पॉइंट आता है आपका कि जो आपके मैक्सिमम जो डायरेक्टरशिप है, यानी एक व्यक्ति कितनी कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें वो संख्या 20 है और जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें वो संख्या 10 है। यानी इससे ज्यादा की डायरेक्टरशिप एक व्यक्ति एक टाइम में नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर 182 डेज या इससे ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसको इंडियन रेजिडेंट मानते हुए उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जाने का राइट है, यानी कोई कंपनी उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा एक जो भी आपकी लिस्टेड कंपनीज होती है, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको 1 वीमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। एक वीमेन डायरेक्टर अपॉइंट की जानी चाहिए। और कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपीस या उसका जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसकी ऑडिटिंग हो चुकी है, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है कि कम से कम एक आपका क्या होगा, वीमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी कैटेगरी के अंदर आती है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करने पड़ेंगे। देखिए जो कॉम्पोजिशन है बेसिकली वो आपको बताती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से कितने एग्जीक्यूटिव कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, कब उनका होना जरूरी है कब होना जरूरी नहीं है। तो ये किसके अंदर आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आता है। तो अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसकी सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसका जो 1/3 है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके केस में जो प्रॉपर बैलेंसिंग है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में, यानी कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए लिस्टेड कंपनी के लिए। तो उसके लिए रूल बनाया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि नॉट लेस देन 50%, 50% से कम जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, यानी कम से कम 50% आपको रखने होंगे और साथ के साथ एक विमेन डायरेक्टर भी आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी। तो ये रूल्स है कंपनीज एक्ट के अंदर। और आपका सेबी के अकॉर्डिंग एक डिस्क्लोजर और रेगुलेशंस कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है जिसको LODR कहा जाता है।
दैट इज लिस्टेड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली जो लिस्टेड कंपनीज है उनके काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाने के लिए इस डिस्क्लोजर और एग्रीमेंट को बनाया गया है। तो उसी एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनकी प्रॉपर बैलेंसिंग हो, और नॉन एग्जीक्यूटिव टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 50% से कम नहीं होना चाहिए, और एक विमेन आपकी क्या होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर अपॉइंट की जानी चाहिए। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 में भी एक नया नियम बनाया गया जिसके अंदर जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, टॉप 500 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। लेकिन इसको 1 अप्रैल 2020 को अमेंड कर दिया गया और संख्या रखी गई कि जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी होगा। तो जो कॉम्पोजिशन होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरपर्सन होता है, दो सिचुएशन होती है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरपर्सन है अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या का 1/3 अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर चेयरपर्सन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन अगर चेयरपर्सन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में टोटल डायरेक्टर्स का हाफ आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और वो किसी कंपनी का प्रमोटर है या किसी कंपनी के प्रमोटर से वो रिलेटेड है या ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड है जो कि मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के ऊपर रिलेटेड है किसी व्यक्ति से, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड किसी प्लेस के ऊपर किसी व्यक्ति से रिलेटेड, तो ऐसा व्यक्ति अगर है तो ऐसी सिचुएशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो भी हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बराबर। यानी कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो चेयरपर्सन है वो एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, क्या वो प्रमोटर है कंपनी का या प्रमोटर से रिलेटेड है या कोई हायर डेजिग्नेशन है मैनेजमेंट का व्यक्ति के पास उसके साथ रिलेटेड है, तो आपका जो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो कॉम्पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। आगे है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही कुछ एक कमेटीज है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनानी जरूरी है। वो कमेटीज कौन कौन सी है और उनके अंदर किस तरीके की कॉम्पोजिशन रहती है डायरेक्टर्स की, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, बेसिकली रिपोर्टिंग को चेक करना। इसके अलावा फाइनेंशियल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, उनको चेक करने का काम ऑडिट कमेटी का होता है। तो ऑडिट कमेटी के लिए क्या रूल है कि इस कमेटी के अंदर कम से कम आपके 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर में से भी 2/3 यानी 3 डायरेक्टर्स का 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और एक मेंबर आपका इस तरीके का होगा जो कि आपके अकाउंटिंग जो रूल्स रेगुलेशन है उनके साथ काफी फैमिलियर है, उसको पता है किस तरीके से ट्रांजैक्शंस की जाती है, कैसे फाइनेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो और ज्यादातर जो मेंबर्स होंगे वो इसी फील्ड से रिलेटेड होंगे क्योंकि ऑडिटिंग का काम करना है, डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स को चेक करने के रिगार्डिंग काम है। तो व्यक्ति उसके अंदर क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए उसके पास। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन होगा और कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है ऑडिट कमेटी का। और जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो सेक्रेटरी के फंक्शंस परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा अगर कमेटी चाहे तो जो फाइनेंशियल डायरेक्टर है
या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, अगर ये कमेटी कोई मीटिंग बुलाती है तो उनको मीटिंग में शामिल कर सकती है। अगर जो नॉर्मल ऑडिटर है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर है या इंटरनल कंट्रोलर जो है या इंटरनल ऑडिटर है, उनको भी अपॉइंट किया बुलाया जा सकता है जब भी ये ऑडिट कमेटी क्या करती है, मीटिंग करती है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको इनवाइट करेगी या नहीं इनवाइट करेगी। दूसरी कमेटी है बेटा नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। इस कमेटी का काम क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, उनके रेमुनरेशन के। तो इस कमेटी को के संबंध में कुछ रूल्स है। सबसे पहले है कि इस कमेटी के अंदर भी 3 डायरेक्टर का होना जरूरी होता है और जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स होंगे। ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं। तो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के अंदर जो डायरेक्टर्स होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव्स होंगे और जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। यानी जितने टोटल डायरेक्टर्स इसमें होंगे उसके 50% कम से कम आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको इस कमेटी में अपॉइंट करने पड़ेंगे। आगे है कि इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर है वो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का और वो क्या करेगा कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो इस कमेटी का मेंबर तो हो सकता है लेकिन वो इसका चेयरपर्सन नहीं हो सकता। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टर है तो वो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का मेंबर हो सकता है लेकिन चेयरपर्सन नहीं हो सकता। तो जो कॉम्पोजिशन होगी आपकी इस कमेटी की, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। नेक्स्ट कमेटी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनानी पड़ेगी, दैट इज स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, आपके शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर्स हैं, जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है आपकी कंपनी के अंदर। तो उनका किसी भी तरीके की ग्रीवेंसेस या रिड्रेसल के लिए उनके हितों की सुरक्षा के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। तो इस कमेटी के अंदर सबसे पहले क्या है कि जो चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और 3 डायरेक्टर इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं जिनमें से एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। इन केस अगर कोई लिस्टेड कंपनी के पास एस आर इक्विटी शेयर्स, एस आर इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, ये सुपीरियर वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स इनको कहा जाता है। एस आर इक्विटी शेयर्स मींस सुपीरियर वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स, यानी नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो वोटिंग राइट्स मिलते हैं उनसे कुछ ज्यादा वोटिंग राइट्स इन शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग एस आर इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर है तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी कमेटी है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, उसमें 2/3 के बराबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो ये भी कंपोजिशन का एक पार्ट है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जो कंपोजिशन है वो क्या कहती है कि इसके जो मेंबर है मैक्सिमम वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी मेंबर, जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मेंबर की तरह काम कर रही है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मेंबर होंगे मेजोरिटी में, यानी मैक्सिमम। इसके अलावा अगर आपकी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें एसआर के शेयर्स भी हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो 2/3 के बराबर इस कमेटी के अंदर भी आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी कमेटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाती है वो भी उसका एक कॉम्पोजिशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि वो कमेटीज मिलकर क्या करती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। चाहे वो स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट को आपको बचाना हो या उनको अपॉइंट करना हो डायरेक्टर्स को, या उनका रेमुनरेशन डिसाइड करना हो या रिस्क को मैनेज करना हो, तो ये सारी की सारी कमेटीज अपना अलग अलग काम करती है और इनका जो फॉर्मेशन किया जाता है या डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन तैयार किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स किया जाता है या सेबी के जो रेगुलेशन और डिस्क्लोजर्स टाइमली अमेंडेड करके आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है।
तो ये था आपका टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप दो पार्ट्स में मिलकर बना है, एक तो विजन है, दूसरा है लीडरशिप। लीडरशिप हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। लीडरशिप क्या होता है कि एक तरीके की एबिलिटी है। एबिलिटी किस तरीके की? एक ग्रुप ऑफ पर्संस को इन्फ्लुएंस करने, उनको आप किस तरीके से प्रभावित कर सकते हो और उनको एक ही डायरेक्शन में कैसे मोटिवेट कर सकते हो एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने, दैट इज नोन एज लीडरशिप। विजन क्या है? विजन है एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। क्या फ्यूचर को कितने बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे उसको आप देखते हो, कैसे उसको समझ सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? विजन कहलाता है। तो विजनरी लीडर कौन हुआ? वो व्यक्ति हुए जो बहुत ही अच्छे से एक कंक्रीट वे में फ्यूचर किस तरीके का होना चाहिए उसको समझते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और ग्रुप ऑफ पर्संस को उस डायरेक्शन में मोटिवेट करने की उनके अंदर काबिलियत होती है और उन गोल्स को ऊपर वो फोकस करते हैं और उसको अचीव करने की एबिलिटी उनके अंदर होती है। दोज पर्सन आर नोन एज विजनरी लीडर। लीडर्स हम उनको कहते हैं। आगे है कि किस किस तरीके के क्वालिटीज होनी चाहिए विजनरी लीडर्स के अंदर। परसिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब हमेशा ही नई नई चीजें वो ट्राई करते रहे, रिजिड ना हो एक ही रूल्स रेगुलेशन एक ही सोच के ऊपर, वो हमेशा ही चेंजेस करते हैं। तो ये भी उनका एक की ट्रेट के अंदर आता है। दूसरा है बोल्ड हो, डिसीजन मेकिंग या रिस्क उठाना उनकी एबिलिटी के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एक्सपर्ट व्यक्ति होने चाहिए वो, और वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने वाले होने चाहिए, रिस्क टेकर होने चाहिए, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने वाले होने चाहिए। इसके अलावा वो फोकस्ड हो, यानी कोई भी अगर वो टारगेट को डिसाइड कर ले तो अपना 100% उस चीज के ऊपर वो क्या करे, केंद्रित करके चले। तो फोकस्ड होना चाहिए उनका जो नजरिया है या चीजों को समझने का जो तरीका है वो फोकस्ड वे में होना चाहिए। और क्या ट्रेट हो सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी उनको होना चाहिए और मैग्नेटिक क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए और इमोशनली वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, चीजों को समझ सके कि जो फीलिंग्स होती हैं वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना उनको आना चाहिए। इसके अलावा कोऑपरेटिव होने चाहिए, कोलैबोरेटिव हम जिसको कहते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ न कुछ नया करवाने के लिए वो मोटिवेट करे जो लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं और उनको क्रिएटिव माइंड उनका बनाए। और इसके अलावा इंस्पिरेशनल हो, यानी कि लोगों से वो नई नई चीजें सीखे और दूसरे लोग भी उनसे इंस्पायर हो। तो इस तरीके की क्वालिटी एक विजनरी लीडरशिप के अंदर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी कुछ लूप होल रह जाते हैं इस टाइप की लीडरशिप के अंदर कि ये किसी भी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है वो पीछे रह जाती है। और एक चीज के ऊपर जब ये फोकस कर लेते हैं तो कई बार इनको रियलाइज भी हो जाता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी वो उसको क्या है भंग नहीं करना चाहते, वो उसको आगे कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, दूसरा इसका लूप होल क्या है कि फ्यूचर के ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहता है और कई बार जो नियर फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है वो आपके पास मिस हो जाती है। एक अच्छे विजनरी लीडर्स के लिए जरूरी है कि उसके पास इंफॉर्मेशन और डिटेल काफी मात्रा में होनी चाहिए और वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। लेकिन कई बार वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं रह पाती और इंफॉर्मेशन डिटेल में वो कलेक्ट नहीं कर पाती और डिटेल में कलेक्ट करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को हायर करके रखना पड़ता है। तो कुछ एक कमियां भी हैं इसके अंदर, 100% देने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो किस तरीके से आप उनको कवर अप कर सकते हैं? एक अच्छे विजनरी लीडर के लिए जरूरी है कि वो मिशन स्टेटमेंट को समझे कि कंपनी का मिशन क्या कहता है, किस तरीके से वो विजन को पूरा करने के लिए तैयार है। तो वो स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ही इम्प्रूवमेंट की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए।
जहां पर वो इम्प्रूवमेंट को छोड़ देगा, कभी भी एफिशिएंसी उसके वर्किंग के अंदर नहीं आएगी। तो जो लीडर का काम जो होता है, लोगों को एक ही रास्ते के ऊपर मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना, इकट्ठे लेकर चलना, तो वो काम उसका क्या है, वो कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए हमेशा ही वर्किंग के अंदर, और जितना हो सके सही समय के ऊपर सही व्यक्ति से चीजों को शेयर किया जाए। अगर आपका टाइम थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो आप एक करेक्ट डिसीजन लेने से चूक जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है एक विजनरी लीडर को। आगे पॉइंट आ जाता है कि और क्या पॉइंट आप इसमें सजेस्ट कर सकते हो कि उनका नेचर हो, पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, या फिर वो शांति से काम ले, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव उनका नेचर ना हो, ताकि लोगों को समझने में भी टाइम लगता है, उनको समझाने में भी टाइम लगता है। तो इस बीच में आप अपना टेम्पर लूज ना कर दो, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो आपका बेटर नहीं हो पाता ऐसी सिचुएशन में। तो थोड़ा सा शांति के साथ काम विजनरी लीडर को लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अलग अलग तौर तरीके अपनाने की जरूरत है, बेशक से आपको लगता है कि आपका ये जो व्यू पॉइंट है आपको सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जा रहा है, तो आप उसको छोड़ दो उसी टाइम, और किसी दूसरे तरीके को आप एडॉप्ट करके और उसके ऊपर विचार करके दो। तो किसी भी चीज के प्रति रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए जहां तक विजनरी लीडरशिप की बात है। तो विजन्स को डिसाइड करना और उनके ऊपर एक ग्रुप ऑफ पर्संस को मोटिवेट करते हुए उनको आगे की तरफ बढ़ाना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, स्ट्रैटेजिकल होता है। तो उसको कंट्रोल करना और चलाकर रखना अपने आप में मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ एक क्वालिटीज जो अभी बताई है वो एक लीडरशिप के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। और उस सीमा तक जो इसके लूप होल्स है उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो एक अच्छी विजनरी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको मतलब क्रिएट किया जाए। थैंक यू सो मच।